with regard to it? Hanji, any doubt with regard to section 12? We have covered all the 4 subsections along with the explanation. Any doubt with regard to it? Okay. In the last class, Akhil asked 2 questions. One, whether a person can claim compensation with regard to an harassment or any kind of stress he felt for the non-performance of the contract. Am I right, Akhil? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, वहां पे मैंने आंसर किया था कि no, he will not be entitled, but the reason I failed to give reason for that. हाँ जी, when we are talking about compensation, we in SRA it is mentioned that even a compensation can be given by a court, but compensation के actual remedy कहाँ पे है? कौन से लॉ में दी हुई है कंपनसेशन की रेमेडी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन की रेमेडी है एंड सेक्शन 73 टॉक्स अबाउट कंपनसेशन. Damages in the form of compensation should be given. Now in that जो भी principles हैं, what kind of compensation can be given, how much can be given, and what are the factors are to be kept in mind by the court while granting compensation, it is covered under section 73 of Indian Contract Act. Same rule will apply when we give compensation under SR. Now आपने कहा कि क्या compensation, for example जब मैंने कोई सूट बुक किया, कोट पैंट की हमने बात की थी, कोट पैंट along with the shirt हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये बाय करेंगे, and the person refused to give shirt, the delivery of a shirt, but he is ready to give the delivery of coat pant. Now the question arises कि क्या मैम कंपनसेशन में सिर्फ प्राइस जो है वही मिलेगा या उसके साथ जो मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, जो हेरासमेंट फेस करनी पड़ी, उसका भी कंपनसेशन में हम इंक्लूड करेंगे? सेक्शन 73 में इसका आंसर मिलता है. सेक्शन 73 कहते हैं आपको प्रॉक्सिमेट या जो डिफिकल्टी या जो लॉस हुआ इट शुड बी प्रॉक्सिमेट, तभी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. इट मींस जो उसका रिजल्ट है वो प्रॉक्सिमेट है तो आप उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, यहाँ पे लॉ सिर्फ क्या है, जो प्राइस ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट है वो शर्ट नहीं सेल कर रहा है सेलर, जो हेरासमेंट है उसकी कंपनसेशन आप तभी क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द पार्टी इफ द पार्टी इज अवेयर. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पार्टी को ये बताया था दैट दिस शर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे अपने किसी भाई के या ब्रदर के या अपनी शादी में पहननी है और मुझे यही सूट चाहिए, अगर उसको ये आपने बता रखा है, ओनली देन यू कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द स्ट्रेस और द डिफिकल्टी और द हैरासमेंट. अदरवाइज यू कांट क्लेम कंपनसेशन फॉर द हैरासमेंट, राइट? फिर आप सिर्फ मैक्सिमम क्या क्लेम कर सकते हो अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डिफरेंस इन प्राइस आया है. फॉर एग्जाम्पल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो शर्ट 800 की थी, अब वो 1000 की है. ओनली द डिफरेंस ऑफ 200 प्राइस के साथ साथ जो प्राइस है 800 रुपए अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, या फिर जो डिफरेंस है वही क्लेम कर सकते हो. इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 73. इज दैट क्लियर? मैम आपने एक हाँ जी बोलो. ओके नहीं मैम ये पूछा था आपने फर्स्ट में ये बोला ना कि वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर ये बोल रहा हो कि इम्पोर्टेंस है. ये एक्सेप्शन है. आप सिर्फ मैक्सिमम क्या कर सकते हो, डिफरेंस क्लेम कर सकते हो अनलेस आपने पार्टी को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में अवेयर करवा रखा हो. अगर आपने उसको बता रखा है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और व्हाई यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, उसका पर्पस क्या था, अगर वो उस पार्टी को पता है, only then you can claim the further damages or further compensation, that is of compensation for harassment. Otherwise you can't claim it. अगर आपने purpose of contract सामने वाली पार्टी को at the time of contract बता रखा है, in that case आप दोनों चीजें claim कर सकते हो, the difference along with the compensation for harassment. If you have not explained the circumstances or the पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर पार्टी, इन दैट केस आप सिर्फ डिफरेंस क्लेम कर पाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं क्लेम कर पाओगे. क्लियर है? यस मैम.
ओके, सेकेंड आपने पूछा था कि मैम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज मुझने उस टाइम पे आई वाज फेल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, rather I failed wrongly to you guys कि क्या मैम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बायर जो परचेज जिसने की है जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है तो उस केस में कंपनसेशन कौन पे करेगा? कंपनसेशन इज पेड बाय द रॉन्ग डूअर। दैट डे आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं उस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, ना ही उसको आंसर कर पाई। द आंसर इज दैट द कंपनसेशन शुड बी पेड बाय द रॉन्ग डूअर। तो अगर सेलर ने रॉन्ग किया है या डिफॉल्ट किया है, इन दैट केस इट शैल बी पेड बाय द seller, and if the default is committed by the buyer, then the compensation should be paid by the buyer. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, any other doubt with regard to section 12, or we can मैम proceed जैसे further? उस दिन हाँ। आपने अबेटमेंट और कंपनसेशन की लिखवाया था, तो कंपनसेशन ऐड कर सकते हैं ना एक्सेप्शन वाला पॉइंट? यस, कंपनसेशन देखो क्या है, ये सर्कमस्टांस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट हर केस में नहीं करता, राइट? उस केस में हम कहते हैं कि कंपनसेशन जो है वो कितना होगा, जो प्राइस का अमाउंट होता है। अगर प्राइस ऑलरेडी नहीं पे कर रखा तो वो अबेट हो जाएगा। अगर प्राइस ऑलरेडी एडवांस में पे कर रखा था सारा प्राइस, तो उस केस में कंपनसेशन के फॉर्म में वापस हो जाएगा वो प्राइस, राइट? ये नॉर्मल कोर्स है। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं देन उस कंपनसेशन में वो जो डेफिशिएंसी इन सर्विस है वो भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? उसकी अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। Okay, any other doubt with regard to section 12? Okay, let's proceed with section 13. मैम आपको सेंड किया था, चेक किया था आपने? मैं बच्चे करूंगी, 2 बच्चों के आ रखे हैं मुझे। I will check it in a day or two. Then I will discuss it in the class. Can you see the screen? स्क्रीन दिख रही है आपको? बेयरेक्ट खोला हुआ मैंने सेक्शन 13। ओके, अखिल रीड सेक्शन 13 का हेडिंग ओनली। मैम हाँ जी, आपने सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 पे कुछ लिखवाया था भला? इवन आई डोंट थिंक सो मैंने लिखवाया है इस पे, बट नहीं लिखवाया तो मैं इस पे कल लिखवाऊंगी, आज नहीं लिखवाऊंगी। आज मैं सेक्शन 13 और 14 का सब सेक्शन 1 कवर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कल लिखवा दूंगी इस पे, ठीक है? ओके मैम, ओके ओके। हाँ जी, सेक्शन 13 टाइटल रीड करो इसका, हेडिंग। सेक्शन 13 राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ओके, जो सेक्शन 13 है ये किन सर्कमस्टांसेस से डील करता है? हाँ जी, सेक्शन 13 बात करता है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट, विद रिगार्ड टू अ प्रॉपर्टी, सेल परचेज, राइट, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो सेक्शन 13 बेसिकली ये बात करता है लीज और सेल की। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन इज गिवन इन टीपीए आल्सो, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, राइट, बट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपके पास उस टाइम पे उसका टाइटल नहीं है या फिर दैट टाइटल इज नॉट परफेक्ट। वी विल डिस्कस बोथ दिस टर्म्स। मींस आप जिस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपके पास उस चीज की अथॉरिटी नहीं है, राइट, या तो आपके पास ऑनरशिप नहीं है उसकी। आपने कहा मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन आप उसके ऑनर नहीं हो। आप किसी को लीज पे दे रहे हो लेकिन आपके पास पोजेसरी टाइटल नहीं है। इट मींस आपने किसी ऐसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके रिगार्डिंग आपके पास वो टाइटल या वो राइट पास करने की अथॉरिटी नहीं थी, राइट? आप टाइटल कब पास करोगे? जब आपके पास टाइटल होगा तभी आप कर सकते हो। ऑनरशिप कब ट्रांसफर करोगे? जब आप ऑनर होगे तभी आप कर सकते हो। क्या मैं अखिल की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट हैव द ऑनरशिप राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मेरे पास किसी चीज का पोजेशन का राइट ही नहीं है, हाउ कैन आई ट्रांसफर दैट राइट टू द अदर पर्सन, राइट? दिस इज द बेस, दिस इज द रूल कि हम उसी चीज की अथॉरिटी पास कर सकते हैं जिसका टाइटल हमारे पास हो। तो अगर किसी ने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके पास कोई टाइटल नहीं था, आइदर विद रिगार्ड टू ऑनरशिप और विद रिगार्ड टू पोजेशन, बट ही मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिगार्ड टू इट। जैसे मेरे पास ऑनरशिप नहीं थी बट मैंने उस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
अखिल के साथ कि अखिल मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, आई एम गिविंग यू दैट प्रॉपर्टी, हम 10 लाख की ये प्रॉपर्टी तुम मुझसे खरीद लेना और तुम 2 महीने बाद इसकी रजिस्ट्री करवा लेना। जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज की तारीख में मेरे पास उसकी ऑनरशिप नहीं, और उसको एग्जीक्यूट कब करना है कॉन्ट्रैक्ट को? आफ्टर 2 मंथ्स, जुलाई 10 को हमने वो एग्जीक्यूट करना। अब अगर मेरे पास 10 जून को उसकी ऑनरशिप राइट आ जाता है, राइट, मेरे पास उस प्रॉपर्टी का एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप नहीं थी, बट आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अखिल विद रिगार्ड टू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। 10th जून को मेरे पास राइट आ जाता है उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप राइट। नाउ जब 10th जुलाई को अखिल कह रहा है कि चलो जी रजिस्ट्री करवाओ प्रॉपर्टी की, एग्जीक्यूट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, मैं उस टाइम पे अब ये नहीं कह सकती कि जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमारा बीच में जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी उस दिन को मेरे पास ऑनरशिप राइट नहीं था, तो अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करूंगी। मैं इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती, बिकॉज जो एग्जीक्यूशन डेट है उससे पहले मेरे पास क्या आ गया है, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन मेरे पास वो राइट आ चुका है। अब मुझे जितना इंटरेस्ट मेरे पास है उतने में से मुझे जितना पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट कर सकती हूँ मुझे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ये पार्ट क्लियर है? जिससे यस और नो, शुड आई रिपीट? मैंने प्रॉपर्टी बेची अखिल को 10 मई को, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन मेरे पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं, ऑनरशिप नहीं है, वो मेरे फादर के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? मैंने किया, राइट। अब जो एग्जीक्यूशन जो होनी है, जो रजिस्ट्री होती है सेल की, वो होनी है 10 जुलाई को। 10 जून को मेरे फादर ने वो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी और मैं उसकी क्या बन गई? ऑनर बन गई। तो क्या 10 जुलाई को जिस दिन एग्जीक्यूशन डेट है, मैं ये कह के मना कर सकती हूँ कि जी 10 मई को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन तो मेरे पास ऑनरशिप राइट ही नहीं था, अब मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं थी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो बिकॉज सेक्शन 13 as well as section 43 of TPA talks about it. It says कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के सब्सिक्वेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के डेट वाले दिन आपके पास टाइटल नहीं था, उसके बाद अगर आपने टाइटल प्रोक्योर कर लिया है, देन आपको ऑपोजिट पार्टी क्या कर सकती है? बाउंड कर सकती है टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 जुलाई को अखिल मुझे कह सकता है कि ठीक है 10 मई को आपके पास ऑनरशिप नहीं थी, लेकिन 10 जून को तो आपको ऑनरशिप मिल गई है, आज जिस दिन एग्जीक्यूट करना है, जिस दिन सेल करवानी है, यू आर द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, अब तो आपको ये प्रॉपर्टी सेल करनी ही पड़ेगी, उसकी रजिस्ट्री करवानी ही पड़ेगी। क्या अखिल ऐसा कर सकते हैं? यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 13। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, इसे कहते हैं फीडिंग बाय द ग्रांटिंग ऑफ एस्टॉपल। इस डॉक्ट्रिन का नाम लिखो, इस डॉक्ट्रिन का नाम लिखो, feeding the grant of estoppel. Section 13 is based on the doctrine of feeding the grant of estoppel. जो सेक्शन 13 है, सिमिलर काइंड की जो प्रिंसिपल पे सेक्शन 13 बेस्ड है, सेम प्रिंसिपल पे सेक्शन 43 बेस्ड है, सेक्शन 43 ऑफ टीपीए, दोनों सेम ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल। इट मींस सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कोई इंटरेस्ट आपने एक्वायर कर लिया है तो उस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये सेक्शन 43 और सेक्शन 13 ऑफ एसआरए की बात करते हैं। पर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो सेक्शन 13 है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, बट सेक्शन 43 ऑफ टीपीए इज एप्लीकेबल ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, when we are talking about immovable property, section 13 only talks about two kind of transaction under section 13, that is lease and sale. It does not talk about other transaction which can be made with regard to immovable property like mortgage वगैरह, उसकी बात नहीं करता। But section 43 of TPA cover all kind of transaction which can be made with regard to
immovable property. Is that clear? सेकंड पॉइंट जो आपने बोला ये दोबारा रिवाइज कर दो. Okay. Section 13 of TPA में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एक है सेल, एक है लीज. इन्हीं दो ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग आप ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करके सेक्शन 13 के अंदर बेनिफिट ले सकते हो, लीज एंड सेल. बट सेक्शन 43 ऑफ टीपीए में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई और ट्रांजैक्शन भी करोगे सच एज मॉर्टगेज, इन दैट केस आल्सो यू कैन टेक द बेनिफिट. तो सेक्शन 43 इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वाइडर है एज कंपेयर टू सेक्शन 13 ऑफ एसआर. क्लियर है? यस मैम. ओके. नाउ जो फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल क्या होता है? हाँ जी, एस्टॉपल क्या होता है? मैम जैसे कोई फैक्ट आपने पहले बोला है तो उसको डिनाई करने से आपको स्टॉप कर दिया जाता है. ओके. एस्टॉपल का जो प्रोविजन है ये एविडेंस में, ये रूल ऑफ एविडेंस है गिवन अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ये कहता है that if you made a representation to the other person जिसके बेसिस पे सामने वाले ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली है, इन दैट केस आप लेटर ऑन उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, आप उस चीज से मुकर नहीं कर सकते, यू आर बाउंड टू डू इट. क्लियर है? ये एस्टॉपल कहता है. जैसे सेल के केस में आपने रिप्रेजेंट किया दैट यू आर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सामने वाले ने आपको अर्नेस्ट मनी भी पे कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो गया. बाद में आप ये नहीं कह सकते मेरे पास तो ऑनरशिप नहीं है, मैं तो इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. इफ यू गेट द ऑनरशिप लेटर ऑन देन आप बाउंड हो कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल. क्लियर है? इस पे लिखिए प्लीज, इस डॉक्ट्रिन पे लिखिए जिसपे सेक्शन 13 बेस्ड है. सेक्शन 13 as well as section 43 of TPA, section 13 of SRA and section 43 of TPA is based on the doctrine of double inverted commas में लिखिए feeding the grant of estoppel. Feeding the grant of estoppel, full stop. The doctrine is based on the maxim. The doctrine is based on the maxim nemo dat quad nemo 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 space dat dat space quad quod quad space non non space habit habet habit nemo dat quad non habit, which implies that no one can give to another which he himself does not possess. Full stop. Section 40 this doctrine lays down that where a person fraudulently or erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property, and professes to transfer such property for consideration, comma, such transfer shall operate को काट दीजिए, shall at the option of the transferee, such transfer shall at the option of the transferee, comma, operate on any interest which the transferor may acquire.
which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsist. Full stop. मौली, आप मुझे रिपीट करोगे आपने क्या लिखा है? Yes, ma'am. This doctrine lays down गलती से सेक्शन 43 आपको लिखा है, ये सेक्शन 43 ऑफ टीपीए है, इस पे आगे लिखिए। इसके साथ आप सेक्शन 13 भी लिख लीजिए जो सिमिलर टर्म्स पे है। इन दोनों को लिखने के बाद आप लिखना दोनों का डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लिखना, स्पेस देके आप डॉक्ट्रिन लिखो। सेक्शन 43 एंड 13 ऑफ टीपीए, section 13 of SRA and section 43 of TPA, based on this principle क्या है? Doctrine of feeding the grant of estoppel, which means that if a person who although has no title to a property, comma, yet grants it to another person by conveyance, comma, fraudulently causing loss to the other, comma, will lose his subsequent interest in the property, to the other, comma, in case of any subsequent transfer, of such property in his favor. Full stop. An estoppel arises against the transferor. An estoppel arises against the transferor for his conduct, and the law obliges him to feed that estoppel by reason of his subsequent acquisition. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है इस पे? फीडिंग द एस्टॉपल बाय द मैम जो पहले वाला लिखा था वो सेक्शन 43 का लिखा था हमने टीपी वो का। सेक्शन 43 है। सेक्शन 43 लिखने के बाद आपको सेक्शन 13 ऑफ एसआरए लिखना है ब्रीफ में, फिर आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है, फिर कहना है कि ये दोनों ही सेक्शन स्टॉपिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल पे बेस्ड है, इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, और उसका क्या मतलब। जो मैंने पहला पार्ट लिखा है दैट इज सेक्शन 43 ऑफ टीपीए। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। ओके,
क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप टीपी आप लोगों ने किया हुआ मैम नहीं। सेमेस्टर में पढ़ा था। Okay. Section 6, if I'm not wrong, of TPA talks about spec succession. Spec succession. Any idea about it? मैम जब बाद में हम प्रॉपर्टी को मतलब करते हैं इनहेरिट या जो भी, जहां पे चांस ऑफ इनहेरिटेंस है, अभी तक इनहेरिट हुई नहीं है, आपने प्रॉपर्टी सक्सीड की नहीं है, बट देयर इज अ चांस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड स्पेक सक्सेशन। टीपीए में बात करते हैं कि क्या जो स्पेक सक्सेशन है, whether it can be transferred or not. Means, for example, if the son has a right to inherit a property from his father, right है inherit करने का, बट अभी तक इनहेरिट की नहीं है, अभी तक फादर ने या तो ट्रांसफर नहीं किया या उनकी डेथ नहीं हुई है, सन ने अभी तक वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की है, तो इसे कहते हैं स्पेक सक्सेशन, अ चांस ऑफ इनहेरिटिंग अ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन अराइज होता है क्या इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। टीपीए ने इस चीज को बाहर कर रखा। एंड सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस जहां पे आपके पास राइट नहीं है, but you have a right to get you have a chance to get that property, right? But spec succession or the transaction in the form of in the nature of spec succession are not allowed to transfer. अगर आपके पास अभी चांस है अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, लेकिन अभी आपने एक्वायर नहीं की है, दैट इज नॉट अलाउड अंडर टीपीए। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सेक्शन 6 जो स्पेक सक्सेशन की बात करता है, वहां पे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन सेक्शन 43 इसको अलाउ कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। इनिशियली कहा गया कि सेक्शन 43 का जो इफेक्ट है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सेक्शन 13 हम इसकी बात करते हैं, ये उन जगह तो एप्लीकेबल है जहां पे सेक्शन 13 वहां तो अप्लाई कर सकते हैं जहां पे टीपी एप्लीकेबल नहीं है, लाइक पंजाब, वहां पे टीपी एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे तो आप सब स्पेक सक्सेशन जहां पे चांस ऑफ इनहेरिटेंस था और पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ऑनरशिप ट्रांसफर करने का, वो सेक्शन 13 के अंदर हम उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, बट उन जगह नहीं करवा सकते जहां पे टीपीए एप्लीकेबल है, जिन स्टेट्स में टीपीए एप्लीकेबल है। बट जहां पे टीपीए एप्लीकेबल भी था, वहां पे भी क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेक्शन 6 और सेक्शन 43 में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों एक जगह तो चलो समझ आया कि जहां पे टीपी एप्लीकेबल है सेक्शन 13 बेनिफिट दे देगा, बट व्हाट अबाउट दोज स्टेट्स जहां पे टीपी एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां तो सेक्शन 6 और सेक्शन 43 ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। वहां पे कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 जो है ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, और जो 43 जिस पे बेस्ड है रूल ऑफ एस्टॉपल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस का पार्ट है। दोनों पहले तो डिफरेंट फील्ड्स में कवर कर रहे हैं। सेकेंडली कोर्ट ने कहा इक्विटी के बेसिस पे डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 43 के एप्लीकेशन के बाद जो स्पेक सक्सेशन का अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सब्सिक्वेंटली यू आर एक्वायरिंग दैट इंटरेस्ट, इन दैट केस बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन हम क्या करेंगे, उस पर्सन को भी फोर्स कर सकते हैं कि आप क्या करो, प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट आपने एक्वायर किया उसको ट्रांसफर करो, राइट। इट मींस we put section 43 at higher pedestal than section 6, right? section 6 की वैसे जो ट्रांजैक्शन होगी स्पेक सक्सेशन की, that is void, वो void है as per contract, those transactions are void, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद आपने वो इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है, देन सेक्शन 43 विल अप्लाई, आप सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? यस मैम। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? सेक्शन 6 और सेक्शन 43 को कैसे अप्लाई करेंगे? इनमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे माइनर ने ड्यूरिंग माइनॉरिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे अ पर्सन वाज नॉट अवेयर दैट द पर्सन इज अ माइनर, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, राइट। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो गया, मेजर हो गया। अब सेक्शन 13 ऑफ एसआरए विल अप्लाई, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। प्लीज नोट डाउन द केस जहां पे कोर्ट ने कंट्रोवर्सी को डिसाइड किया,
Juma Masjid versus Juma Masjid versus Kodiman. मैं स्पेलिंग रीड कर देती हूँ. KODIMAN कॉडिमन. कॉन्टिन्यूटी में ये है IANDRA कोदिमनिंद्रा. KODIMAN IANDRA. 1962 सुप्रीम कोर्ट. 1962 सुप्रीम कोर्ट. इस पे लिखिए प्लीज. In this case, the Supreme Court has set at rest. The Supreme Court has set at rest the controversy between Section 6 and Section 43 of TPA. 43 के साथ लिख लो Section 13 क्योंकि वो सेम रूल के लिए को कवर कर रहा है. Section 6 and Section 43 के ब्रैकेट में लिख लो Section 13. By holding that there is no such conflict between the two. There is no such conflict between the two. Both the provisions can be given full effect. Both the provision can be given full effect in their respective spheres. In their respective spheres, full stop. The court observed that Section 6 subsection Section 6 clause A was a rule of substantive law. Whereas Section 43 was based on estoppel, which is a rule of evidence. Full stop. The court pointed out that the doctrine makes no difference in its application. Doctrine कौन सा? Fading the grant of estoppel की बात करें. The doctrine makes no difference in its application, comma, whether the defect of title in the transferor arises by reason of his having no interest whatsoever in the property, or of his interest therein being that of an expectant here. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यूटी में लिखिए. It is further observed that one of the conditions for the applicability of Section 13 ब्रैकेट में कर लीजिए doctrine is that transferee must have been misled on the erroneous misrepresentation of the transferor.
of the transferor, comma, therefore, comma, if the transferee had no knowledge, of the spec succession, then section 43 is to apply. Full stop. But if the fact is known to the transferee, there is no question of his being misled, comma, there is then collusion, and section 6 clause A is to apply, and then section 6A clause A is to apply. हाँ जी, क्लियर है? मैम ये नॉलेज वाले पार्ट पे बता दो थोड़ा सा। क्या नॉलेज वाले पार्ट पे जैसे? अच्छा, जो सेकंड पैराग्राफ है। यस मैम। ओके, एस्टॉपल का भी ये रूल है। अगर आप सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ो, वहां पे है कि जब हमने कोई रिप्रेजेंटेशन की है, सामने वाले ने उस पर रिलाय किया हो, मतलब उसको नॉलेज ना हो कि जो सामने वाला रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वह गलत है, आपके पास कोई मीन्स ना हो उसको फाइंड आउट करने का, यू मस्ट बी मिसलेड। अगर आपको ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है कि जो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो वो गलत है, देन एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। एस्टॉपल तभी अप्लाई होगा कि आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया और मैंने उस पर रिलाय किया। इफ आई नो द ट्रूथ, इन दैट केस एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई। सेकेंड पैराग्राफ उसी की बात कर रहा है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, if you know that the other person's title is not that the other person is not having any title or the title is imperfect, अगर आपको नॉलेज है कि वो जो है उसको तो अभी प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी है, अभी वो ऑनर नहीं है, यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उस केस में आप सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकते। सेक्शन 43 का बेनिफिट तभी मिलेगा when you don't have any knowledge with regard to spec succession, or we can say when you don't have any knowledge with regard to imperfect or known title of the transferor. Clear है? यस मैम। मैम Any क्या other? ये हाँ जी। इसके कारण सेक्शन 13 का भी तभी इफेक्ट होगा, इंटेंशन वाली जो पॉइंट करवाया आप? yes, section 13 because सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एस्टॉपल पे बेस्ड है। एस्टॉपल की ये रिक्वायरमेंट है दैट यू मस्ट बी मिसलेड। अगर आपको नॉलेज है फिर आप सेक्शन 13 का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके मैम। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 13। प्लीज रीड सबसेक्शन 1। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ब्यारे? यस मैम। ओके, रीड करो, हेडिंग रीड करो एक बार। ओके मैम। Section 13, rights of purchaser or lessee against person with no title or imperfect title. ओके, प्लीज अंडरलाइन परचेजर और लेसी, परचेजर और लेसी, फिर अंडरलाइन करो नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। सेक्शन 13 जो है वो किसकी बात कर रहा है? परचेजर की। परचेजर कौन होता है? बायर। इट मींस यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? सेल की। व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी, सेलिंग मींस यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। यहाँ पे परचेजर है, यहाँ पे लिख लो ओनरशिप और साथ में लिख लो सेल, सेल और ब्रैकेट में ओनरशिप। इट मींस यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? सेल। सेल कहाँ पे कवर्ड है मौली? मैम टीपीए में सेक्शन 54। यस, 54 टॉक्स अबाउट सेल। यहाँ पे वो सेल की बात हो रही है। एंड लीज, लीज की कहाँ बात हो रखी है? टीपीए में ही कवर्ड है लीज। आई एम फाइंडिंग आउट द सेक्शन। 105 जो लीज है वो 105 ऑफ टीपीए में कवर्ड है। लीज होता है जहां पे
आप राइट टू यूज प्रॉपर्टी, आप पोजेशन देते हो, आप ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे, आप पर्सन को पोजेशन देते हो प्रॉपर्टी की यूज के लिए, कि आप जैसे चाहो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, उसके लिए आप एक लीज डीड बनाते हो, राइट। रेंट डिसाइड करते हो कि कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हो, कितना रेंट पे करना पड़ेगा, दैट इज लीज। लीज में पोजेशन दी जाती है, सेल में ऑनरशिप प्लस पोजेशन दोनों ही दी जाती है। सेल में आपके पास कोई राइट नहीं रहता विद द वेंडर, आफ्टर सेल वेंडर का जो राइट होता है ओवर दैट प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाता है। पोजेसरी राइट, ऑनरशिप राइट, एवरी काइंड ऑफ राइट इज वेनिश्ड आफ्टर सेल। बट लीज के केस में उसके पास ऑनरशिप राइट रहता है, right? There are certain rights also which are recognized under TP of a lessor. Is that clear? What is Yes. sale, what is lease? And यहाँ पे जो section 13 है इन्हीं दोनों पे apply होता है, clear है? Now the next is title, no title और imperfect title. No title का मतलब है चाहे आपने possession transfer करनी है तो possession का title, ownership transfer करनी है तो ownership title. यहाँ पे जो टाइटल वर्ड है, टाइटल होता है राइट, इट कैन बी ऑनरशिप राइट और अ पोजेसरी राइट, राइट। यहाँ पे सिर्फ वर्ड टाइटल है कि आपके पास जो आप टाइटल ट्रांसफर करो, जो इंटरेस्ट आप ट्रांसफर करो, जो राइट आप ट्रांसफर करो, वो आपके पास राइट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, दैट इज नो टाइटल, यू आर हैविंग नो राइट ओवर अ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी मेरे फादर की है और कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रही हूँ, चाहे लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बट आई डोंट हैव, नाइदर आई हैव ओनरशिप नॉर हैव एनी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मैं सेल कर रही हूँ या फिर लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, दोनों ही केस में मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, देन आई विल फॉल अंडर नो टाइटल। द एक्सप्रेशन इम्परफेक्ट टाइटल होता है जहां पे आपके टाइटल को परफेक्ट होने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत है, बट दैट कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी बेड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हैमर फॉल हुआ, आपको प्रॉपर्टी सेल हो गई है, राइट। बट वहां पे सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल लेना पड़ता है फ्रॉम द कोर्ट, तभी वो सेल जो है कंप्लीट होगी। अभी वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, उससे पहले चाहे आपको ऑनरशिप राइट रिकॉग्नाइज्ड हो गया, बट दैट इज नॉट येट परफेक्ट, इट इज कंसीडर्ड एज इम्परफेक्ट टाइटल। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। मैम जैसे अगर प्रॉपर्टी मेरे पास लीज पे है, मतलब मैं लीगल लेसी हूँ प्रॉपर्टी का, तो अगर मैं उसको सेल कर देती हूँ प्रॉपर्टी, हाँ जी मैम, मतलब मेरे पास सेल का राइट नहीं है, पर अगर मैं कर देती हूँ तो फिर इसका क्या मतलब हो कि मेरा नो टाइटल में मैं फॉल कर रही हूँ या मैं इम्परफेक्ट हूँ? आप यहाँ पे जब हम जज करेंगे वेदर यू हैव नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सा टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, यू हैव नो टाइटल। इफ यू आर सबलीजिंग द प्रॉपर्टी, सेल कर रहे हो वो तो है ही नहीं टाइटल, यू हैव नो टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी। बट आपके पास लीज है, उसके बाद आप सब लीज क्रिएट कर रहे हो। इट मीन मेरे पास 4 कमरों का घर लीज पे था, मैंने 2 रख लिए, 2 मैंने किसी और को देने हैं, दैट इज सब लीज, राइट। सब लीज का आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट में है दैट यू कांट सबलीज द प्रॉपर्टी, इन दैट केस यू हैव नो टाइटल। विद रिगार्ड टू सबलीज का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आपके पास टाइटल नहीं है। वन थिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट यू कैन सबलीज द प्रॉपर्टी बट विद परमिशन ऑफ द ओनर, नाउ you have a title to create sublease, but that title is not perfect. Why not? Because it should be done with the permission of the owner, और आपने वो permission ली नहीं है। Now in that case you have imperfect title. Getting my point? Yes ma'am. Okay. कोई doubt इस चीज में, title और imperfect title में कोई फर्क, मतलब doubt expression में? No ma'am. किसी और को कोई doubt? मॉली रीड करो सबसेक्शन 1। Yes ma'am. आज प्लीज आप इस सेक्शन को समझ लेना, जो लिखवाने वाला पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आज लिखवा दूंगी, जो हर एक्सप्रेशन पे लिखवाना फिर वो मैं कल लिखवाऊंगी, ठीक है? Yes ma'am. ओके। Subsection 1, where a person contracts to sell or let certain immovable property
having no title or only an imperfect title, the purchaser or the lessee, subject to the other provisions of this chapter, has the following rights, namely ओके A. यहाँ पे देखो, पहले सबसेक्शन 1 में यहाँ पे अंडरलाइन करो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 जो है वो किसकी बात करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कहा सेक्शन 13 में दोनों काइंड की प्रॉपर्टी है, मूवेबल भी इमूवेबल भी, राइट? वेयर एज सेक्शन 43 इज एप्लीकेबल ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसेक्शन 1 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन करो द परचेजर और द लेसी, द परचेजर और द लेसी। यहाँ पे किसके राइट्स की बात हो रही है? परचेजर और लेसी के राइट की बात हो रही है। इट मींस जब वेंडर ने, वेंडर कौन है? जिसने प्रॉपर्टी बेची है, सेलर जिसे हम कहते हैं, और लेसर, दोनों ने प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसके रिगार्डिंग या तो उनके पास टाइटल नहीं था, या जो टाइटल था वो परफेक्ट नहीं था, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वहां पे लेसी और जो परचेजर है उसके क्या क्या राइट्स हैं वो गिवन है, कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो ABCD में गिवन है। ए रीड करो। Yes, ma'am. Clause A. If the vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest. ओके, फर्स्ट कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो सेलर है या वेंडर है और जो लेसर है, उन्हें प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है, जितना इंटरेस्ट एक्वायर किया है उस उतने इंटरेस्ट में से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने पूरी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पीस ऑफ लैंड है 200 स्क्वायर मीटर का, और आपने उसकी सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 10 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे, जबकि आपके पास उसकी कोई ऑनरशिप नहीं थी। सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो प्रॉपर्टी की 50% ऑनरशिप आपके पास आ गई है। कितनी? 50%। 100% ऑनरशिप नहीं आई, सिर्फ पार्शियली आपके पास उसका इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया आपने उस प्रॉपर्टी में। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? जितने इंटरेस्ट आपने एक्वायर किया उतने इंटरेस्ट में से आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेसी चाहे, लेसी और परचेजर चाहे तो आपको उतने इंटरेस्ट में से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, वो आपसे वो उतना कॉन्ट्रैक्ट फोर्स करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो कहेंगे ठीक है, हमारा 100% प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, पर 50% तो है, आप उतनी हमें दे दो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Acquired any interest in the property, any interest means थोड़ा सी अगर आपने इंटरेस्ट एक्वायर किया है, इन दैट केस आपको क्या किया जा सकता है? प्लीज अंडरलाइन, मे कंपेल, आपको फोर्स किया जा सकता है कि आपने जितना इंटरेस्ट एक्वायर किया उतने में से आप क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर दो। क्लियर है? सेम लीज के केस में कैसे अप्लाई होगा? आपने लीज को कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, आपके पास पोजेशन का राइट नहीं था, लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट आपको उस प्रॉपर्टी की पोजेशन मिल गई है, पोजेशन मिल गई है फॉर 3 years। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने 5 साल का किया है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है पोजेशन का वो सिर्फ 3 साल के लिए है। तो लेसी कहेगा ठीक है, आप 5 साल के लिए नहीं दे सकते, लेकिन 3 साल के लिए तो आपके पास पोजेशन का राइट है, वो 3 साल के लिए आप मुझे लीज ग्रांट कर दो। इज दैट क्लियर? कि जितना आपने एक्वायर किया उतने में से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा दो। हाँ जी, क्लियर है ए पॉइंट? यस मैम। ओके, बी रीड करो। Clause B. Where the concurrence of other persons is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or the lessee may compel him to procure such concurrence. हाँ जी, बस यहीं तक मौली। कंकरेंस होता है परमिशन और कंसेंट। आपने कोई टाइटल या कोई भी टाइटल, लीज हो या सेल हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई परमिशन चाहिए फ्रॉम द थर्ड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन है ही इज बाउंड टू गिव दैट परमिशन टू यू। इट मीन जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे, वो पर्सन, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है,
वो आपको परमिशन देगा ही देगा। इन दैट केस अगर आपने वो परमिशन नहीं ली है तो लेसी आपको या परचेजर जो है आपको फोर्स कर सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए परमिशन जरूरी है और अब आप ऑब्टेन करो। इसमें कौन से केसेस फॉल होते हैं? व्हेनेवर यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी आपको एनओसी लेनी पड़ती है अथॉरिटी से, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वहां पे वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप कंडीशंस फुलफिल करो उस केस में जो अथॉरिटी वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती। अगर आप उन कंडीशंस में फॉल करते हो फिर भी सेलर ने एनओसी ग्रांट नहीं ली है जो कि सेल की एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है, उस केस में परचेजर कह सकते हैं नहीं पहले आप एनओसी लेके आओ, क्योंकि वो अथॉरिटी क्या है, बाउंड है आपको एनओसी देने के लिए। सिमिलरली अगर लीज का केस है, आपने लीज की है, आपने सब लीज कर दी, यू आर लेसर और आपने सब लीज की हुई है। सब लीज आप कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द ऑनर। ऑनर ये नहीं कहता कि मैं हाँ या ना करूंगा, वो कहते मैं ग्रांट कर दूंगा बट मुझसे पूछ के ही देना सब लीज। यू आर अलाउड टू डू इट बट जब भी करो मुझे बता के करना, विद माय परमिशन करना। अब यहाँ पे जो ऑनर है उसके पास कोई राइट रिजर्व नहीं है ना करने का, वो क्या करेगा, हाँ ही करेगा। लीज पीरियड में अगर आप सब लीज करते हो, ऑनर ने क्या कर रखा है, आपको परमिट कर रखा है बट विद द परमिशन। वो परमिशन कैसे, सिर्फ उसको इंफॉर्मेटरी परमिशन है, वो उस पर मना नहीं कर सकता। अब अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लीज को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर लेसर ने परमिशन नहीं ली है ओनर से, उस केस में जो सब लेसी है वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि पहले आप ऑनर की परमिशन लो। इज दैट क्लियर? टू टीपीए। हाँ जी, ये जो आप कह रहे हो सब लीज वाला पॉइंट या लीज वाला पॉइंट की विद द परमिशन ऑफ, ऐसा टीपीए में प्रोविजन है मतलब? नहीं 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 नहीं, प्रोविजन टीपीए में नहीं है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न करता है। टर्म्स एंड कंडीशन जो लीज की होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न करती हैं। ओके मैम। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये प्रोविजन डाली हुई थी कि मौली आप मेरे घर आपने लीज पे लिया, ठीक है, आप किसी और को देना चाहते हो, किसी और को अपने साथ रखना चाहते हो, जिसे हम सब लीज कहते हैं, इवन दैट इज अलाउड, आप कर सकते हो बट मेरी परमिशन से करना, मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी है। वहां पे आपने सब लीज को कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन मुझसे वो परमिशन नहीं ली है, विच इज मैंडेटरी। सब लीज तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपके पास वो परमिशन होगी। तो उस केस में जो सब लेसी है वो आपको फोर्स कर सकता है कि जाके पहले परमिशन लेके आओ। इज दैट क्लियर? यस मैम। और यहाँ मैम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करिए, वो किन केसेस में लेना जरूरी होता है? सेल के केस में, सेल जब आप करते हो प्रॉपर्टी की तो आप जब भी सेल एग्जीक्यूट होती है तो आपको अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि कोई प्रॉपर्टी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रांसफर कर सकते हो। उस केस में जो अथॉरिटीज हैं वो कुछ कंडीशंस जो होती हैं जो भी रेगुलेट करती है एनओसी के सर्टिफिकेट को कि कौन कौन सी, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, अगर आप वो फुलफिल करते हो इन दैट केस अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव यू एनओसी। अगर आप उन कंडीशंस पे फॉल नहीं करते, कोई टैक्स नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हो देन द अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव दैट सर्टिफिकेट, राइट? अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे, फुलफिल नहीं करोगे, फिर वो रिफ्यूज कर सकती हैं। बट अगर केस आपका ऐसा है कि आप कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो एंड इन दैट केस अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव दैट परमिशन, तो आप इसके बी कैटेगरी में फॉल करते हो और फिर परचेजर आपको क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि जाके पहले परमिशन लेके आओ। क्लियर है? यस मैम। मैम एनी डाउट? हाँ जी अखिल। मैम लेसर के आपने बोला कि परमिशन लेके आना जरूरी है, परमिशन के जो परमिशन लेगा ओनर से वो बाउंड है कि वो हाँ ही करेगा? हाँ, ओनर मना नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी टर्म है, ये लीज के बारे में जनरल नहीं बता रही मैं, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में के ऐसे टर्म थी कि ऑनर ने कहा आप लीज सब लीज कर सकते हो बट विद माय परमिशन, दैट इज मियरली टू इन्फॉर्म मी। वो अपने पास राइट रिजर्व नहीं करना मना करने का, वो कह रहा आप करो लेकिन मुझे बता के करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म है जहां पे ये अलाउड कर रखा है, उस केस में अगर लीज मतलब लेसी ने सब लीज क्रिएट की है विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर और विदाउट इन्फॉर्म द ऑनर,
इन दैट केस जो सब लेसी होगा वो आपको फोर्स कर सकते हैं। ये मैं जो आप बात कर रही हूँ ये मैं टीपीए के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म। ओके मैम। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, now next वो is conveyance. Conveyance होती है ट्रांसफर। It can be any kind of transfer. Possession की भी ट्रांसफर हो सकती है और ऑनरशिप की भी ट्रांसफर हो सकती है। Conveyance is generally used for transfer by an agreement, right? उसे हम conveyance कहते हैं। It can be possession का ट्रांसफर और ऑनरशिप ट्रांसफर। रीड करो मॉली इसको। यस मैम। ये And दो conveyance, हाँ जी मैम। नहीं रीड करो। And when a conveyance by other person is necessary to validate the title, and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance. इट मींस कन्वेंस कहाँ पे, ये कौन सी कंडीशंस को कन्वेंस मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और ओनरशिप। ऐसी कौन सा केस है जहां पे अदर पर्सन इज बाउंड टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। आपके कहने पे अदर पर्सन इज बाउंड टू ट्रांसफर द ओनरशिप। उस केस में या तो आपके कहने पे अदर पर्सन इज बाउंड टू ट्रांसफर ओनरशिप और ही इज बाउंड टू ट्रांसफर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हो, अगर अदर पर्सन इज बाउंड, थर्ड पार्टी बाउंड है करने के लिए, देन परचेजर और लेसी आपको कंपेल कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल करते हैं कि किस केस में जो पार्टी है वो बाउंड होगी टू ट्रांसफर द ओनरशिप। आपने कभी इंग्लिश मॉर्टगेज के बारे में सुना? इंग्लिश मॉर्टगेज टीपीए में कवर किया होगा। एनीवन? मॉर्टगेज की टाइप्स करके आए हो आप? इंग्लिश मॉर्टगेज होती है जब आपने अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप मॉर्टगेजर के फेवर में ट्रांसफर कर दी। मींस यू हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द अदर पर्सन और उसे क्या लिया है, लोन लिया है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब आप लोन पे ऑफ कर दोगे तो वो दोबारा आपको क्या करेगा, रीट्रांसफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इंग्लिश मॉर्टगेज समझ आई? यस मैम। मैं अपने घर आपको ट्रांसफर कर दूंगी, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगी और जब मैं आपको लोन पे ऑफ कर दूंगी आप रीट्रांसफर कर दोगी प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये होती है इंग्लिश मॉर्टगेज। अब अगर ऐसा कभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जहां पे इंग्लिश मॉर्टगेज हो रखी है, वेयर हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप टू द अदर पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ विद रिगार्ड टू द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने क्या किया है, सारा पैसा जो है, जो लोन था वो पे ऑफ कर दिया टू द मॉर्टगेजर, पे ऑफ कर दिया है। उसके बाद अब मॉर्टगेजर इज बाउंड टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू मी। ही इज बाउंड क्योंकि मैंने अपना सारा लोन पे कर दिया। और अगर मैं कह रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे ना ट्रांसफर करके मिस्टर एक्स को करो क्योंकि मैंने उसे प्रॉपर्टी सेल कर दी है, इन दैट केस mortgager is bound to transfer that property to Mr. X। मेरे कहने पे जो मॉर्टगेजर होगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश मॉर्टगेज की ये क्या होती है, कंडीशन होती है कि जैसे ही आपको लोन वापस मिल जाएगा आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। आप ऐसे बात कर रहे हो इंग्लिश जैसे कि जो डेप्थ लिया हुआ है वो रीपे मतलब पे हो गया तो प्रॉपर्टी जैसे कंडीशन अप्लाई कर देगी, प्रॉपर्टी वापस आएगी। अब देखो मैं प्रॉपर्टी कैसे कह रही हूँ मैं, अब मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अखिल पहले आप अपना क्वेश्चन पूछो फिर मैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी मतलब आप ऐसे कह रहे हो कंडीशंस अप्लाई होती हैं उसमें? मॉर्टगेज होती है, वैसे जो मॉर्टगेज होती है वो तो इंग्लिश मॉर्टगेज, जो इंग्लिश मॉर्टगेज की बात कर रहे हो वो कैसे होती है? इंग्लिश मॉर्टगेज होती है मैं अपनी ट्रांसफर कर रही हूँ, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रही हूँ। जनरली इट इज पोजेशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज, बट मैंने अपनी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर, ये इंग्लिश मॉर्टगेज की वो है, दिस इज व्हाट वी कॉल इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज में हम ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं टू दी अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मॉली से लोन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी एक शॉप जो है उसकी ऑनरशिप, टाइटल जो है
ऑनरशिप टाइटल जो है वो मौली के नाम कर दूंगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी मौली के नाम पे है जब, और मैं उससे 10 लाख का लोन ले रही हूँ। जिस दिन मैं ये लोन पे बैक कर दूंगी, मौली विल रीट्रांसफर द ऑनरशिप टू मी। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज। अब मैंने मौली, वो जो मेरी दुकान थी, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अखिल आपसे कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेच दूंगी। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट मैंने मौली को क्या किया, 10 लाख रुपए वापस कर दिए कि ये लो मौली, तुम्हारा जितना लोन था मैंने तुम्हें वापस किया, अब ये प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम पे ट्रांसफर करनी है, पर ये मैंने ऑलरेडी अखिल को भेजी, ऐसा करो तुम उसके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर करो। नाउ मौली इज बाउंड टू ट्रांसफर द ऑनरशिप टू अखिल। इज दैट क्लियर? वो क्यों बाउंड है मेरे कहने पे ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका लोन पे ऑफ हो चुका है, अब वो वही ट्रांसफर करेगी ऑनरशिप जो जहां मैं बोलूंगी। क्लियर है? यस मैम। राइट? तो नाउ इन दैट केस मौली इज बाउंड टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। अगर अब जैसे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपना लोन पे बैक कर दिया और आपको ये बात पता है कि अब मौली इज बाउंड टू रिट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, तो आप कह सकते हो कि इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि मौली जो है ऑनरशिप ट्रांसफर करे, और आपने क्योंकि लोन सारा वापस कर दिया है, अब आप मौली को बोलो कि वो प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो मुझे ट्रांसफर करे। आप ऐसा एग्जीक्यूट करवा सकते हो as per section 13 subsection 1 clause B. Is that clear? यस मैम। हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। Okay, now we will talk about in the case of lesser कि पोजेशन आप बाउंड और ट्रांसफर करने के लिए मैंने मौली के साथ 5 साल की लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया या लाइसेंस मैंने ग्रांट किया हुआ टू यूज माय प्रॉपर्टी। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो था 4 साल के लिए जो कि खत्म हो गया है, अब वो प्रॉपर्टी जो है मेरे पास पोजेशन में आनी चाहिए, और मैंने फर्दर लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है विद अखिल। नाउ मौली क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो चुका है, यू आर बाउंड टू गिव बैक दैट पोजेशन टू मी, राइट? और बिकॉज पोजेशन अभी मेरे पास नहीं है, वो मौली के पास है, और जानी किसके पास चाहिए? अखिल के पास जानी चाहिए। तो अखिल मुझे फोर्स कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि मौली को बोलो कि वो ट्रांसफर करे, कन्वेंस करे पोजेशन टू मी, क्योंकि मौली इस केस में क्या है? बाउंड है मुझे ट्रांसफर करने के लिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कौन समझ आ रहा है? यस मैम। मैम मैं बस इसमें ना थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, जो सेकंड वाले एग्जांपल आपने दी ना, जहां तक मुझे मैम याद आ रहा है कि वहां पे ना हमने मॉर्टगेज में ये किया था, मॉर्टगेज बाय कंडीशन। वो अलग है बच्चे, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ Okay. मॉर्टगेजेस। कंडीशन, mortgage by title deed, English mortgage, there are 5 kind of mortgages जो हम करते हैं टीपीए में। 6th की जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती और आप ऐसी कंडीशंस इंपोज करते हो तो वो एनी अदर कैटेगरी में आ जाती है। जब हम 5 तरह के मॉर्टगेजेस करते हैं उसमें से एक टाइप है इंग्लिश मॉर्टगेज। ओके मैम। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है कन्वेंस वाला? इट इज बिट कंफ्यूजिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टाइम एंड अगेन। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए मैं और एग्जांपल्स दे सकती हूँ। इसमें क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड विद अनदर। बाकी सबको है बिकॉज ओनली 2 people आर आंसरिंग, मौली एंड अखिल। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, आर दे गेटिंग इट? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है, ओके। क्लॉज सी की बात रीड करो मौली। Yes, ma'am. Clause C, where the vendor professes to sell unencumbered property, but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money, and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge, and where necessary also a conveyance from mortgagee. ओके, अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसपे कोई चार्ज ना हो, चार्ज क्रिएट ना कर रखा हो। इट मींस किसी और का राइट ना हो, मॉर्टगेज के अंडर ना हो, मतलब कोई लोन वगैरह ना ले रखा हो आपने। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लोन एंड एवरीथिंग, उसे कहते हैं अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी। व्हेनेवर यू आर गिविंग अ प्रॉपर्टी, ये जनरली किसकी बात करते हैं?
सेल की, क्लॉज सी स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सेल। बाकी दोनों सेल और लीज की बात करते हैं, लेकिन जो क्लॉज सी है ये किसकी बात करता है? सेल की। इन केस ऑफ सेल हमारी ये कंडीशन होती है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, इट शुड बी अनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, इट मींस उस पे कोई लोन वगैरह ना ले रखा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर वर्ड यूज है प्रोफेसेस, इट मींस यहाँ पे क्वेश्चन जो अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन वो होता है कैवेट एम्प्टर। क्या होता है ये कैवेट एम्प्टर का जो डॉक्ट्रिन है? कि बायर मस्ट बी अवेयर। बायर मस्ट बी अवेयर। अगर बायर को पता था कि प्रॉपर्टी जो है एनकम्बर्ड है, एनकम्बर्ड मींस उस पे लोन वगैरह ले रखा है, तब तो वो क्लॉज सी का बेनिफिट नहीं ले सकता, प्रोवाइडेड उसको पता था कि प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, बट वेंडर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, मैं तुम्हें बिना लोन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, मैं इसका एग्जीक्यूशन से पहले पहले लोन पे ऑफ कर दूंगा। इज दैट क्लियर? तब आप क्लॉज सी का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको पता था कि प्रॉपर्टी पे लोन है और वेंडर ने आपको ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी दैट ही विल ट्रांसफर यू अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी, देन आप क्लॉज सी का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर है? पहली बात। अब है कि अगर प्रॉपर्टी जो सेल की है वेंडर ने, उस पे लोन हो रखा है, देन आप सेक्शन सी के एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि जो लोन है इट मस्ट नॉट बी मोर देन द परचेज मनी। इट मींस परचेज मनी होती है जितने में आप सेल परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ₹10 लाख, अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जा रही है और जो लोन है इट मस्ट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। अगर वो 10 लाख से ज्यादा का है, 15 लाख का लोन ले रखा है, 20 लाख का लोन ले रखा है, देन आप सेक्शन सी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लोन अमाउंट है इट मस्ट बी लेस देन द परचेज मनी। 10 लाख की परचेज मनी है तो लोन कितने का होना चाहिए? या तो 10 लाख का या फिर 10 लाख से कम का होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, Along with it, वेंडर के पास राइट टू रिडीम होना चाहिए। राइट टू रिडीम होता है टू रिकवर बैक दैट प्रॉपर्टी। रिकवर मींस कि अगर आप पे ऑफ, रिडीम मींस आप अपना लोन वापस करके अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, दैट इज राइट टू रिडीम। जब भी आप मॉर्टगेज करते हो आपके पास राइट टू रिडीम रहता है, वो होना चाहिए। अगर उससे पहले मॉर्टगेजर ने अपना राइट एक्सरसाइज कर चुका है, इट मींस अगर उसने अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए आपका राइट टू रिडीम को खत्म कर दिया है या फिर प्रॉपर्टी को आगे फर्दर सेल के लिए अप्लाई कर दिया है, तब आपका राइट टू रिडीम खत्म हो जाता है। अगर उसने आगे फर्दर प्रॉपर्टी सेल कर दी है या फिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर ले लिया जिससे आपका राइट टू रिडीम खत्म हो जाता है, विच इज वेरी रेयर। कोर्ट जनरली रिडीम के राइट को खत्म नहीं करती है, बट आपका राइट टू रिडीम उस डेट को एग्जिस्ट होना चाहिए जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हो आफ्टर पेइंग लोन। तो इट मींस प्रॉपर्टी पे लोन है, लोन अमाउंट परचेज मनी से कम है, आपके पास राइट टू रिडीम है। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करती हैं, ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, उस केस में जो बायर है, जो परचेजर है, वो क्या करेगा? सेलर को बाउंड करेगा, उसको कंपेल करेगा कि जाके जो प्रॉपर्टी उसको फ्री करवाओ, उसको रिडीम करवाओ, वो प्रॉपर्टी रिकवर करो, अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी लेके आओ, मींस लोन अमाउंट पे करो और मुझे वो प्रॉपर्टी वापस करो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो अमाउंट है लोन की, इट मस्ट नॉट एक्सीड द परचेज मनी। ऐसा क्यों है? एनी वन ऑफ यू? क्यों है ऐसा? मैम क्योंकि जितने उसको पैसे परचेज मनी से आने हैं वो अगर उससे लोन पे कर पाएगा तो ही मतलब वो प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज कर सकता है, अदरवाइज उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो बाकी के पैसे कैसे देगा। यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप कंपेल तो तभी करोगे अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी होगी। कंपेल करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी हो। जब परचेज मनी जो है वो 10 लाख रुपए और लोन जो है वो 10 लाख का ही उससे कम का है, इन दैट केस इट इज इजी फॉर द वेंडर टू गेट द
टू गेट हिज प्रॉपर्टी रिडीम्ड, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा आने वाला है, ही नोज दिस थिंग, तो उसके लिए वो इजी है प्रॉपर्टी को रिडीम करवाना। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी बेची है और 20 लाख का लोन है, 10 लाख तो उसके पास आ जाएगा, बाकी का 10 लाख वो कहाँ से लाए? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो अमाउंट है लोन की, इट मस्ट बी लेस देन द परचेज मनी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? मैम एक और वैसे एग्जांपल के साथ सी क्लॉज द्वारा समझा सकते हैं? सी क्लॉज, ओके। इसमें फर्स्टली प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रखी है, इट मींस आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उस पर लोन ले रखा, जितना लोन है, और उसके बाद आपने क्या किया है, अभी लोन पे ऑफ नहीं किया था और आपने आगे प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अखिल, आपने 10 लाख का लोन ले रखा अपनी प्रॉपर्टी पे और आपने मुझे 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है हमारा, आज एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और जुलाई में उसकी रजिस्ट्री होनी है, मीन्स हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आपने मुझे कहा था कि आप मुझे अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल करोगे। अनएंकम्बर्ड मीन्स उस पे फ्री फ्रॉम एनी लोन। अब आपने जब 11 जुलाई आने वाली थी, मैंने देखा कि ये तो प्रॉपर्टी अभी भी एंकम्बर्ड है। देन मैं कोर्ट में गई, मैंने कहा इन्हें कहो कि ये जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी अनएंकम्बर्ड, इसे कहो कि अपना लोन वापस करके रिडीम करवाए प्रॉपर्टी वापस ले, जो हम कहेंगे लोन दे रखा है, मॉर्टगेज कर रखे, उसको फ्री करवाए, रिकवर करे प्रॉपर्टी को। इन दैट केस कोर्ट आपको कंपेल कर तभी करेगी अगर जो लोन के अमाउंट है वो परचेज मनी से कम हो। आपने मुझे कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया? 20 लाख का, और लोन कितने का ले रखा है? 10 लाख का। तो अगर आप किसी से पकड़ के भी लोन वापस करोगे, इट इज इजी फॉर यू, क्योंकि आप क्या कर सकोगे, आपको पता है कि जैसे ही लोन वापस करूंगा मैं, मुझे अगले दिन ही पैसा आ जाएगा, रजिस्ट्री करवा के मेरे पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे, उसमें से मैं 10 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। सो इट इज इजी फॉर यू, राइट? कोर्ट को ये बात पता है कि आप इजीली रिडीम करवा सकते हो। उस केस में कोर्ट आपको कंपेल करेगी कि उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज, उसके जो लोन अमाउंट है वो पे करो, प्रॉपर्टी को रिडीम करो और उसके बाद ट्रांसफर करो। इज दैट क्लियर? यस मैम। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर नेसेसरी आल्सो कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेजी। इट मींस अगर आपने मॉर्टगेज के अंडर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पोजेशन जो है वो भी दे रखी है, आपने क्या कर रखा है, घर गिरवी रखा हुआ है और घर को की पोजेशन भी किसके पास थी? मॉर्टगेजर के पास थी। तो आप उससे रिडीम करवा के ऑनरशिप भी ऑब्टेन करोगे और पोजेशन भी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। तो आप ऑनरशिप और पोजेशन दोनों मॉर्टगेजर से रिकवर करके क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करके प्रॉपर्टी की ऑनरशिप एज वेल एज पोजेशन दोनों ही परचेजर को दोगे। क्लियर है? यस मैम। क्लॉज ए, बी और सी में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? मैम, सब क्लॉज सी में वैलिड डिस्चार्ज का क्या मतलब है? वैलिड डिस्चार्ज होता है कि फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस, आप उससे प्रॉपर्टी रिकवर करोगे। फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन मींस आपने उससे लोन भी पे कर दिया, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, उसकी जो पोजेशन है वो भी आपने ऑब्टेन कर लिया। इट मींस आप जितनी भी ऑब्लिगेशन उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच थी वो सब पे ऑफ करके आप प्रॉपर्टी का वैलिड डिस्चार्ज मींस फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस आप प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करोगे। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Any other doubt with regard to clause A, B or C? Okay, no doubt. Let's proceed with clause D. A, B और C में हमने बात की थी उन केसेस की जहां पे केस कौन फाइल कर रहा है? लेसी या परचेजर फाइल कर रहा है। प्लेंटिफ कौन है? लेसी और परचेजर, वो कंपेल करवा रहे हैं। क्लॉज डी बात करता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है सेलर और लेसर। वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
आप एग्जीक्यूट करवाओ, और लेसी और परचेजर कह रहे हैं तुम्हारा तो टाइटल ही नहीं है, तुम कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोगे? इज दैट क्लियर? मॉली रीड करो क्लॉज डी। Yes, ma'am. Clause D, where the vendor or lessor sues for specific performance of the contract and suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit, if any, with interest thereon, to his cost of the suit and to a lien for such deposit, interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lesser in the property which is the subject matter of the contract. ओके, यहाँ पे याद रखना वेंडर और लेसर क्या है? प्लेंटिफ है। इन्होंने केस फाइल किया कि हमारे बीच में प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एग्रीमेंट टू सेल हो रखा है, आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ। फॉर एग्जांपल, मेरे और मॉली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वेयर मॉली सेलिंग मी द प्रॉपर्टी। मॉली कहती है हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो रखा है कि मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी बेचूंगी। अब ये मुकर रही है, इन्हें कहो कि मेरी प्रॉपर्टी खरीदे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा। बट मैंने केस को डिफेंड किया ऑन द बेसिस कि ये तो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं सकती है, बिकॉज इनके पास तो ऑनरशिप राइट है ही नहीं है, इनके पास तो राइट है ही नहीं है। और कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए सूट को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया मींस केस कौन जीत गई? मैं जीत गई। डिफेंडेंट जो है वो केस जीत गया। परचेजर या लेसी जिसने डिफेंड किया था ऑन द ग्राउंड कि जो परचेजर है, जो प्लेंटिफ है, उसके पास या तो टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, उसके बेसिस पे इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हमारे फेवर में दिया, मींस डिफेंडेंट के फेवर में दिए। अगर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट, उस केस में डिफेंडेंट मींस परचेजर और लेसी के पास राइट क्या होगा कि अगर एग्रीमेंट टू सेल या जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपने कोई एडवांस मनी पे कर देते हो आप, राइट? एग्रीमेंट टू सेल के केस में हम उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी, राइट? अगर आपने कुछ एडवांस डिपॉजिट दे रखा था कि ये प्रॉपर्टी 10 लाख की, ये लो 1 लाख रुपया एडवांस, जब एग्जीक्यूट होगा उसमें से ये पैसा कट जाएगा। अर्नेस्ट मनी दे रखी थी 1 लाख, या लीज के केस में आपने 50,000 दे रखा है कि ये लो हम एग्जीक्यूट तो 2 महीने बाद करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी अमाउंट है, डिपॉजिट आपने दे रखा है। तो अगर सूट डिसमिस हो चुका है, उस केस में आप अपना डिपॉजिट रिकवर कर सकते हो अलोंग विद द इंटरेस्ट। कोर्ट उस पे इंटरेस्ट लगा के आपको क्या करेगी? आप क्या कहोगे कि मैंने इसको ऑलरेडी 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दे रखा है, उसको इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करवाया जाए। तो आप क्या क्या रिकवर करोगे? डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट, जितने टाइम पीरियड उसने पैसा रखा है वो, अलोंग विद कॉस्ट, जो केस को प्रोसीड करने में पैसा लगता है क्योंकि केस आपके फेवर में आया। हमेशा विनिंग पार्टी जो होती है वो कॉस्ट रिकवर करती है। तो कॉस्ट, इंटरेस्ट प्लस डिपॉजिट, ये तीनों चीजें आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द प्लेंटिफ। और जब तक वो पे नहीं करता, यू हैव अ राइट टू लियन। राइट टू लियन क्या होता है? मैम प्रॉपर्टी रख लेना अपने पास। यस, जब तक वो डिपॉजिट, उसके ऊपर इंटरेस्ट और कॉस्ट आपको पे ऑफ नहीं करता, तो अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में है, अगर प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में है जिसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उसके ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट टू लियन होता है कि जब तक आप प्रॉपर्टी, जो पैसा आपने रिकवर करना है अदर पार्टी से, जब तक वो पे ऑफ नहीं करती, आप प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर हमने सेल ऑफ अ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तक मौली मुझे मेरा 1 लाख रुपया और उसके ऊपर 6% के इंटरेस्ट लगा के 1,10,000 और 10,000 जो कॉस्ट कोर्ट ने ग्रांट की है, इट मींस 1,20,000 नहीं दे देती, तब तक वो घर जो है मैं अपनी पोजीशन में रख सकती हूँ। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट क्लॉज डी में?
मैम एक बार दोबारा बताना सर। क्लॉज डी कहता है, जैसे प्लेंटिव जो है कौन है, ये सेलर। सेलर कहता हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है विद रिगार्ड टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ। डिफेंडेंट ने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी जी, ये तो ऑनर ही नहीं है प्रॉपर्टी का, ये क्या सेल करेगा। कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में दिया है, कोर्ट ने डिफेंडेंट के केस में, उसमें फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन दिया है, वो जीत गया केस। इट मींस कोर्ट ने जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था उसे क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब डिफेंडेंट कह रहा है सूट तो डिसमिस हो गया, ठीक है, मैंने जो अर्नेस्ट मनी दे रखी थी 1 लाख रुपया वो वापस करो। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा सेलर अलॉन्ग विद इट, क्योंकि केस आप जीते हो, डिफेंडेंट केस जीते हैं, तो उसमें क्या मिलेगी उसको, कॉस्ट भी मिलेगी। कॉस्ट क्या होती है एनीवन, कॉस्ट क्या होती है? मैम जितना उसका खर्चा है प्रोसीडिंग, जो सूट को डिफेंड करने में उसका खर्चा है वो भी मिलेगा। तो वो 3 चीजें क्लेम कर रहा है। एक, जो उसने अर्नेस्ट पे करी थी वो कह रहा है मुझे वो वापस दिलवाओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, और जो कॉस्ट ऑफ द सूट है वो दो। कोर्ट ये तीनों चीजें ग्रांट कर सकती है, राइट। और अगर कोर्ट ने ग्रांट की है कॉस्ट, इंटरेस्ट प्लस डिपॉजिट, और जब तक वो डिपॉजिट, कॉस्ट और इंटरेस्ट आपको पे बैक नहीं कर देता सेलर, अगर आपको वो तीनों चीजें वापस नहीं कर देता, तब तक आपका राइट है कि उसकी जो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में है आप उस पे क्या करो, राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लो। राइट टू लियन होता है कि अगर आपको किसी ने पैसा देना है और वो आपको नहीं दे रहा, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में रख सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो जब तक वो पे ना करे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डिफेंडेंट का राइट टू लियन रिकॉग्नाइज किया है कि जब तक उसे डिपॉजिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट तीनों चीजें नहीं मिल जाती, वो क्या करेगा, राइट टू लियन एक्सरसाइज करेगा ओवर द प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रॉपर्टी की बात हुई है उस प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, अपने पास रख सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी। मैम इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो वेंडर प्लेंटिफ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये परफॉर्म होए और प्रॉपर्टी सेल होए। अभी तक अगर ये तभी होगा जब प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास है, जब अभी प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के पास है। ये फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं फिर पड़ता। लियन का इफेक्ट कैसे आएगा मैम, अगर प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के पास है तो? यहाँ पे 2 राइट रिकॉग्नाइज किए हैं। एक, राइट टू रिकवर डिपॉजिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट। एक राइट ये है कि आप अपना डिपॉजिट, इंटरेस्ट और उस पे कॉस्ट तीनों चीजें क्लेम कर सकते हो, राइट। एक राइट ये है। दूसरा है कि जब अगर प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है फिर आप लियन भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप लियन कैसे एक्सरसाइज करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 2 चीजों की बात हुई है कि पहले तो आप डिपॉजिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट तीनों क्लेम कर सकते हो, और जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आप राइट टू लियन भी एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट टू लियन एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में हो। अगर प्रॉपर्टी अभी तक आपकी पोजेशन में नहीं है, मींस एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज की बात हुई थी, उसके अंडर सेलर ने आपको पोजेशन नहीं दी थी, उस केस में आप राइट टू लियन नहीं एक्सरसाइज कर सकते। क्लियर है आखिर? यस मैम। अब क्लियर है? 2 राइट की बात हुई है क्लॉज डी में। एक तो है सिंपल सूट फाइल करके आप अपना डिपॉजिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट क्लेम कर सकते हो। सेकंड, अगर आपकी पोजीशन में प्रॉपर्टी है तो आप उसके ऊपर लियन भी एक्सरसाइज कर सकते हो जब तक आपको ये तीनों चीजें मिल नहीं जाती। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, मैं इसको ये देखो, राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट एंड कॉस्ट, फिर बात हुई है एंड की, एंड
Right to a lien of such deposit. मैम Clear है? आपकी स्क्रीन ही दिख रही। नहीं दिख रही अभी? विजिबल नहीं है बेयर एक्ट आपको? मुझे तो नहीं है मैम, है किसी को विजिबल? नो मैम, विजिबल नहीं है। पहले नहीं? विजिबल नहीं। जस्ट अ सेकंड। अब है? Yes, ma'am. ओके मैंने ये येलो पार्ट में ना अंडरलाइन किया है। फर्स्ट इज अ राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट विद इंटरेस्ट देयर ऑन टू हिज कॉस्ट। ये सेकंड है टू अ लियन फॉर सच डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। दो राइट की बात क्या रखी है, दोनों मैंने अंडर येलो उसमें पार्ट में डाले। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? यस मैम। ओके नाउ सबसेक्शन 2 कहते हैं जो हमने ऊपर प्रोविजंस किए विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेम थिंग विल अप्लाई टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मैम सेल की बात तो ठीक है, लेकिन ये लीज का कॉन्सेप्ट कैसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे? जो कॉन्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लीज पे अप्लाई करते हैं, जब हम उस कॉन्सेप्ट को मूवेबल प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं हायर। हायर क्लियर है? तो सेम प्रोविजन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है सेम विल अप्लाई ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Any doubt with regard to section 13? मैम जो मूवेबल प्रॉपर्टी में अप्लाई होंगे सेम होंगे ना जो सबसेक्शन 1 में थे? Yes. चार के चार क्लॉजेज जो ए बी सी डी सारे के सारे सबसेक्शन 2 पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके ठीक है। जैसे सेकंड में आपको कुछ लिखवाना चाह रही हूँ। एक बार क्लॉज सी पे लिख लीजिए कैवेट एम्प्टर के बारे में। इस पे लिख लीजिए क्लॉज सी के बारे में। हाँ जी इस पे लिखिए, क्लॉज सी पे लिखिए। क्लॉज सी इज एन एक्सेप्शन। क्लॉज सी is an exception to the maxim caveat emptor. Caveat emptor. Full stop. The principle of caveat emptor. The principle of caveat emptor requires the vendee to be careful and see that he buys after satisfying himself about the title and being properly indemnified by the covenants in the deed of purchase. Full stop. एक्सक्यूज मी मैम, रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करो बच्चे? बीइंग के बाद। Being properly indemnified by covenants in the deed of purchase. The maxim caveat emptor applies to a negligent purchaser in respect of encumbrances
as well as to other defects, and he is bound to make inquiry, regarding them when he is affected by notice of them, full stop. But where the vendor is guilty of fraud by actively concealing a fact, comma, does not afford any defense concealing a fact, इसके आगे वो काट दीजिए जो मैंने अभी लिखवाया, does not afford वो काट दीजिए, actively concealing a fact, in that case, comma के बाद लिखें in that case the maxim will not apply, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, thus if the seller represents either expressly or impliedly that the property is encumbered or will be encumbered at the time of execution, in that case the doctrine of caveat emptor will not apply, and the party can take benefit, party की जगह word use करिए, the purchaser can take benefit of of section 13 subsection 1 clause C of SRA. Then the purchaser can take benefit of section 13 subsection 1 clause C of SRA. हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, tomorrow we'll start with section 14, which talks about exceptions, और जो हमने बार बार time and again section 10, 11, 12 except as otherwise provided, उसमें से एक first exception कल हम करेंगे जो है section 14. Section 14 उन circumstances की बात करते हैं जिन circumstances में court will not grant specific performance of contract. In that case also court has a discretion, even if circumstances exist करते हैं, अगर कोई ऐसा factor है जहाँ से public interest वगैरह अगर exist करते हैं, उन cases में court चाहे section 14 के circumstances exist करते हैं, वहां पे भी specific performance order कर सकती है, but section 14 carries those circumstances which bent a court towards non-performance of the contract or not ordering specific performance of the contract. वो उन principles को carry करता है section 14, जिनके basis पे court हमेशा court क्या करेगी, court का bent किसकी तरफ रहेगा, refusing specific performance of contract. Is that clear? Yes, ma'am. Please कल section
12, 13 दोनों को अच्छे से स्टडी करके आना. अगर कोई डाउट हुआ then I will take those doubts first and then we will proceed with section 14. Okay, thank you. Thank you, ma'am.